हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। और हम लोग जो है अपने वीडियो लेक्चर में लास्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। तो मैं टॉपिक लिख दूं यहाँ पर। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। और थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर चौथा वाला थ्योरी, एंड थ्योरी वाज योर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जिस थ्योरी को हम लोग नियो डार्विनिज्म भी कह रहे थे। और इस थ्योरीज के कुछ पोस्टुलेट्स भी हमने जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जैसे कि इस थ्योरी का अगर हम पहले पोस्टुलेट के बारे में बात करें, दैट इज द जेनेटिक वेरिएशन। अगर हम इसके दूसरे पोस्टुलेट के बारे में अगर हम बात करें, तो दूसरा पोस्टुलेट था आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर हम तीसरे पोस्टुलेट के बारे में बात करें, तो था आपका नेचुरल सिलेक्शन। और अब अगर चौथे पोस्टुलेट के बारे में यहाँ पर बात करें, सो दैट इज स्पीसीज एंड स्पीसिएशन। तो बच्चों इन सारे पोस्टुलेट्स में से हमने जो है दो पोस्टुलेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर जरूर देखें। जेनेटिक वेरिएशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो आज हमको डिस्कस करना है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में और स्पीसिएशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर हम लोग। ओके, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो डार्विन ने पहले अपना जो थ्योरी था डार्विनिज्म, जिसको हम कहते थे या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उस थ्योरी में उन्होंने ऑलरेडी हमको बताया था कि जो फिटेस्ट होता है वो सरवाइव होता है। बट फिर भी वो जो है नेचुरल सिलेक्शन को प्रॉपर्ली उस थ्योरी में जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन इस थ्योरी में जो है प्रॉपर्ली नेचुरल सिलेक्शन आपका जस्टिफाइड वे में एक्सप्लेन्ड है। नेचुरल सिलेक्शन बच्चों तीन तरह से होता है आपका। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन तीन तरह से होता है। सबसे पहले मैं लिख दूं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो नेचुरल सिलेक्शन है आपको तीन तरह से देखने को मिलेगा। पहला वाला होगा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा वाला अगर हम कहें, दैट वुड बी स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। और तीसरा वाला होता है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। तो इन तीनों नेचुरल सिलेक्शन को हम लोग जो है ग्राफ के पॉइंट से हम लोग जो है ग्राफ बना के इसको डिस्कस करने वाले। एनसीईआरटी में एक ग्राफ भी है आप लोगों का। ठीक है। तो एक ग्राफ बताते हैं हम लोग। फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है पहले आप समझिए। ठीक है। मान लो कि आपके क्लासरूम में मान लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके वेट के बारे में अगर बात करें, जैसे कि 30 kg से मान लीजिए कि 45 kg का एक ग्रुप बना दिया हमने। 45 kg से मान लीजिए 65 kg का एक ग्रुप बना लिया। और मान लो कि आप जो है यहाँ पर 65 kg से 90 kg तक का एक ग्रुप बना लिया। ठीक है। से फॉर एग्जांपल 35 kg से 100 kg तक को आप सॉरी 30 kg से 45 kg तक आपको जो है 10 इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं मान लीजिए। ठीक है ना, दीज आर द वेट ऑफ स्टूडेंट। ये मान लो जो है स्टूडेंट के वेट है। सबसे ज्यादा आपको मान लीजिए 45 से 65 किलो के बीच में मिल रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर आपको 25 स्टूडेंट मिले। और 65 से 90 में फिर से आपको बहुत कम स्टूडेंट मिल रहे हैं। मान लो कि आपको 10 स्टूडेंट। ठीक है ना। तो आप जो है इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे? ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे? फिगर्स देख लो, मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ठीक है। तो से यहाँ पर मान लीजिए फिनोटाइप है, मतलब वो दिखने में कैसा है या फिर वेट वगैरह, एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट।
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। अब जो एज ग्रुप आपका कितना था, एज ग्रुप जैसे कि हमने कहा था कि 30 से 45 के बीच में आपके 10 स्टूडेंट। फिर सबसे ज्यादा स्टूडेंट आपको कहाँ पे मिल रहे थे, 45 से 65 में मिल रहे थे, वेट रेंज, ठीक है ना। और उसके बाद आपको जो 65 से 90 के बीच में फिर से 10 मिल। तो हमारा ग्राफ कैसा हो, हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरह का हो। इस तरह के ग्राफ को हम लोग कहते हैं फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है आपका, इस तरह से आप मान सकते हैं, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, तो ये कर्व है आपका, ठीक है। तो दिस इज द फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम देखते हैं, ये कर्व मैंने आपको इसलिए समझाया था क्योंकि आपको ये कर्व जो है दोबारा से जरूरत पड़ेगा जब हम लोग 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम तीनों तरह के जो है नेचुरल सिलेक्शन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो पहला तरह का वाला जो आपका नेचुरल सिलेक्शन था, हम उसको लिख देते हैं। पहला वाला कौन सा था, पहला वाला नेचुरल सिलेक्शन था हमारा डायरेक्शनल। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो ग्राफ है, मान लीजिए ये पहला ग्राफ है। इनिशियली यहाँ पर मान लीजिए ए है और ये बी है, आपका ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शनल में क्या होगा, मान लो जो पॉपुलेशन ए है, एनवायरमेंटल कंडीशन इस तरह से चेंज हुआ कि जो पॉपुलेशन ए है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इनका जो रुको, ऐसे मत समझो आप लोग, इस तरह से समझो। मैं मिटा देता हूँ, दोबारा से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा लेकिन, ठीक है। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, ये है पॉपुलेशन ए और ये है पॉपुलेशन, ठीक है। इससे पहले वाला बार थोड़ा उल्टा हो गया था मेरा। तो ये इस तरह से आपका ये ग्राफ, ठीक है। तो पॉपुलेशन ए जो था, पहले इनके इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा थे और पॉपुलेशन बी के इंडिविजुअल्स जो थे वो कम थे आप, ठीक है ना। इसको एक्सट्रीम कहा जाता है, दीज आर द एक्सट्रीम्स इंडिविजुअल, इनको एक्सट्रीम कहा जाता है। और इसको मीन कहा जाता है, मीन फिनोटाइप। तो ए का पॉपुलेशन उस एनवायरमेंटल कंडीशन में ज्यादा हुआ करता था क्योंकि ये ज्यादा अडाप्टेड थे, और बी में कुछ ऐसे खास वेरिएशन नहीं थे, तो उस पर्टिकुलर अडाप्टेशन में या फिर उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो इनका नंबर भी आपका कम। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और समय बीतने के कारण आपका क्या होगा, एनवायरमेंटल कंडीशन भी आपका चेंज हो जाएगा। और एनवायरमेंटल कंडीशन जब चेंज हो जाएगा, तो मान लीजिए अब जो नया एनवायरमेंटल कंडीशन आया, उसमें ए वाले जो है वो उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो एनवायरमेंटल कंडीशन जो था, इन बी वालों में कुछ इस तरह का वेरिएशन था कि नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अब हमारा ग्राफ कैसा हो गया, तो ग्राफ ने ए से बी तक शिफ्ट किया, है कि नहीं। तो इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को हम लोग जो है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल इज और इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, जो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। देखो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म में क्या था, पहले एक तरह का मौत जो था उसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, ठीक है ना। जो व्हाइट कलर के मौत थे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और जो आपके ब्लैक कलर वाले मौत थे उनको एनवायरनमेंट उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे थे।
लेकिन लेटर ऑन पॉल्यूशन होना स्टार्ट हुआ जिसके कारण पेड़ में जो बार्क थे वो डार्क कलर के हो गए, तो बी वाले जो डार्क वाले थे उनको उस समय एनवायरनमेंट ने और ए वाले अब वो कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे थे। ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में व्हाइट वाले जो थे कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे थे, तो प्रेडेटर उनको पहचान रहे थे दूर से ही और उनको जो है लेके जा रहे थे, उनको पिकअप कर रहे थे, शिकार हो रहा था उनका। तो उनका पॉपुलेशन कम होने लगा, तो ग्राफ ने ए से बी में शिफ्ट किया, है ना? और एनवायरनमेंट के कंडीशंस के हिसाब से देखो पॉपुलेशन अब बी वालों का बढ़ने लगा, तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल नेचुरल, ठीक है ना? अब मीन फिनोटाइप क्या हो गया आपका? बी। और एक्सट्रीम फिनोटाइप क्या हो गया आपका? ए। ठीक है ना? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। अब दूसरे तरह के नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी तरह का जो मैंने आपको नेचुरल सिलेक्शन बताया, दैट इज अ स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना? ओके, तो हियर द एक्सट्रीम फिनोटाइप इज एलिमिनेटेड। पहले वाले में क्या हो रहा था, जो एक्सट्रीम फिनोटाइप था उसको सिलेक्शन हो रहा था, डायरेक्शनल में एक्सट्रीम फिनोटाइप वाज सिलेक्टेड। जो बी वाला था वो एक्सट्रीम था, उसको सिलेक्ट किया गया, नेचर ने सिलेक्ट किया उसको, क्योंकि वो बेस्ट एडाप्टेशन उसने शो किया अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंटल कंडीशन। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, here the extremes will be eliminated, so here the extreme phenotypes were are eliminated, sorry, are eliminated, ठीक है ना? तो एक्सट्रीम फिनोटाइप का यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा था, मीन फिनोटाइप is सिलेक्टेड, ठीक है? मतलब इनिशियली ग्राफ कैसा होगा आपका, इनिशियली ग्राफ ऐसा होगा, ये एक एक्सट्रीम हो गया, ये मीन फिनोटाइप हो गया, ये एक एक्सट्रीम फिनोटाइप हो गया, ठीक है ना? तो इनिशियली हमको ग्राफ कैसे मिल रहा था, इस तरह का मिल रहा था, ठीक है? लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि एक्सट्रीम्स ये वाला एलिमिनेट हो गया और ये वाला एलिमिनेट हो गया आपका, तो एक्सट्रीम एलिमिनेट हो गए, तो अपना ग्राफ कैसे हो गया, कुछ इस तरह का हो, ठीक है ना? एक्सट्रीम फिनोटाइप एलिमिनेट होने का मतलब क्या है? आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि जिन एनिमल्स में कोई भी वेरिएशन था नहीं, वो भी एलिमिनेट हो गए, और जिनमें हार्मफुल वेरिएशन था वो भी एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना? पॉपुलेशन में जो ज्यादा थे, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो ज्यादा थे, वही सर्वाइव कर पाए आप। जैसे कि आप अगर जिराफ के लॉन्ग नेक के बारे में अगर आप जो है डिस्कस करें, अब जिराफ में हमको क्या दिखता है, जिराफ का कोई ऐसा जिराफ नहीं दिखता कि जिसका जो है नेक एकदम छोटा हो, या फिर किसी का नेक जो है इंटरमीडिएट साइज का हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। अब हमको जिराफ वही सारे दिखाई देते हैं जिनके नेक सारे लंबे हैं, मतलब सारे जिराफ के नेक अभी लंबे हैं एट प्रेजेंट। तो वही वाले जो है मीन फिनोटाइप सिलेक्ट किया नेचर ने, जिनके नेक लंबे हुआ करते, ठीक है ना? एक्सट्रीम्स में कोई भी नहीं है वहां पर, सब सारे एलिमिनेट हो गए आपके। तो इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, स्टेबलाइजिंग नेचुरल, ठीक है ना? अब अगले तरह का नेचुरल सिलेक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगले तरह का जो आपका यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन होगा, इसको हम लोग कहते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन या फिर डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन। सो विल बी कॉलिंग इट एज डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन और डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना? यहाँ ये एक्चुअली आपका रेयर होता है, इट इज अ रेयर कंडीशन, ठीक है ना? ये जो हमको नेचर में बहुत रेयर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं आपके, और जो मीन फिनोटाइप होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो टू एक्सट्रीम फिनोटाइप आर सिलेक्टेड साइमल्टेनियसली, ठीक है ना? और जो आपके मीन वाले होते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है। अगर इनिशियली अगर आप देखोगे तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है? इनिशियली जो है आपका ग्राफ इस तरह का होगा,
लेकिन अब नेचर ने क्या किया, जो एक्सट्रीम्स वाले थे इनको सिलेक्ट किया नेचर ने। लाइन थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा है बच्चों, ठीक है ना? तो एक्सट्रीम्स वालों को जो है नेचर ने यहाँ पे सिलेक्ट किया और जो इंटरमीडिएट वाला था उसको नेचर ने एलिमिनेट किया। तो इस ग्राफ का एक कैरेक्टर है, लेकिन इसमें आपको 2 पीक नज़र आने वाले हैं। इस ग्राफ में आपको जो है 2 पीक नज़र आने वाले हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन कौन से ग्राफ में आपको जो है 2 तरह के पीक नज़र, ये 2 पीक नज़र आए, क्योंकि अब जो एक्सट्रीम्स वाले थे, क्योंकि नेचर ने अगर उनको सिलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली उनका जो है पॉपुलेशन आपका क्या होने लगेगा, यहाँ पर बढ़ने लगेगा, ठीक है ना? तो नेचर में आपको रेयर फिनोमिनन है जहाँ पर जिनमें एकदम वेरिएशन नहीं आया और जिनमें एकदम बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया उनको नेचर ने आपका सिलेक्ट किया, और जो इंटरमीडिएट वाले थे उनको नेचर ने सिलेक्ट नहीं। ये अब डिपेंड करता है कि वो एनिमल जो है उस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन में आपके जो है एडजस्ट नहीं कर पाया होगा, आपका जो मीन फिनोटाइप वाले, ठीक है ना? तो ये 3 तरीके से बच्चों नेचर जो है एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं। पहला वाला मैंने क्या बताया, डायरेक्शनल, जहाँ पर ग्राफ शिफ्ट करता है। पहले एक पॉपुलेशन अगर कम होता है, लेकिन वो बाद में वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशन में बेस्ट अडॉप्टेड होते हैं उस टाइम, और एक का पॉपुलेशन घटने लगता है। और दूसरा वाला मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो एकदम एक्सट्रीम्स वाले होते हैं उनको आपका जो है नेचर सिलेक्ट नहीं करता है, मीन वाले को सिलेक्ट करता है, जिसको हम लोग स्टेबलाइजिंग नेचुरल। और तीसरा वाला क्या है, डाइवर्सिफाइंग या फिर डिसरप्टिव, यहाँ पर जो मीन फिनोटाइप है उसको नेचर सिलेक्ट नहीं करता है। जो एक्सट्रीम्स में फिनोटाइप होते हैं ये वाले, इनको एक्सट्रीम कहा जाता है और इसको मीन फिनोटाइप कहा जाता है, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफाइंग या फिर डिसरप्टिव में नेचर ने जो है आपके मीन टाइप को सिलेक्ट नहीं किया, एक्सट्रीम्स वाले को आपका सिलेक्ट, ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो ये हमने जो है तीसरा जो पोस्टुलेट था आपका, ओके, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो हमने कंप्लीट किया। अब इस जो हमारा पोस्टुलेट था सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का तीसरा पोस्टुलेट, दैट इज व्हाट नेचुरल सिलेक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द स्पीसिएशन। ठीक है, तो बच्चों देखो स्पीसिएशन कैसे होता है, ये हमारा डी होगा, स्पीसीज एंड स्पीसिएशन। तो स्पीसीज और स्पीसिएशन में आप लोग देखेंगे, स्पीसीज तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ये अलग अलग ग्रुप्स ऑफ होते हैं एनिमल्स के जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है ना? अब स्पीसिएशन जो है कैसे हो सकता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्पीसिएशन जो है दो तरीके से हो सकता है बच्चों, ठीक है ना? पहला होता है ग्रेजुअल स्पीसिएशन, और फिर आपको देखने को मिलेगा इंस्टेंट या फिर एब्रप्ट स्पीसिएशन, ठीक है ना? ये दो तरीके से नए स्पीसीज बनते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं, इंस्टेंट या फिर एब्रप्ट जो स्पीसीएशन होता है ये ज्यादातर आपके म्यूटेशन के कारण होता है, या फिर ये आपके हाइब्रिडाइजेशन के कारण होता है, इट मे बी ड्यू टू द म्यूटेशन। देखो ऐसी बात नहीं कि इंस्टेंट स्पीसीएशन है मतलब ये रातों रात हो गया, ऐसा भी नहीं है आपका, ठीक है ना? इसके लिए भी जो है आपको हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगेंगे। लेकिन अगर हम ग्रेजुअल स्पीसिएशन के कंपैरिजन में अगर इसके टाइम पीरियड को अगर हम कंसीडर करें इंस्टेंट या फिर एब्रप्ट स्पीसिएशन के, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा बहुत कम समय, कम इयर्स में ये हो जाता है आपका। तो ये ज्यादातर जो है आपका म्यूटेशन के कारण होता है या फिर हाइब्रिडाइजेशन के। और उधर अगर हम आपका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग समझते हो कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब आपका क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसको हाइब्रिड कहेंगे, वो एक नया स्पीसीज होगा। ग्रेजुअल स्पीसिएशन के बारे में अगर बात करें तो ग्रेजुअल स्पीसिएशन जो है ये दो तरीके का होता है, ठीक है? एक होता है आपका एलोपेट्रिक स्पीसिएशन, और दूसरा होता है आपका सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन। इन दोनों के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एलोपेट्रिक स्पीसिएशन एंड सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन। तो इन दोनों को हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे कि एलोपेट्रिक स्पीसिएशन क्या होता है और सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन क्या होता है, ठीक है? लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। देखो एलोपेट्रिक स्पीसिएशन मेनली क्या होता है, आप देखिए, मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ये स्पीसीज है, स्पीसीज, ठीक है? मान लो इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज। अब क्या हो गया बच्चों,
कि यहाँ पर जो है आपका एक जियोग्राफिकल बैरियर आ गया। मान लीजिए दिस इज द जियोग्राफिकल बैरियर, जिसने इस स्पीशीज के पॉपुलेशन को 2 ग्रुप में आपका बाँट दिया। दिस इज योर जियोग्राफिकल बैरियर। अब बच्चों क्या होगा, जियोग्राफिकल बैरियर आने के कारण मान लीजिए ये जो एनिमल्स थे एक ही सेम स्पीशीज के, ये आपस में कई सालों तक जो ये मिल नहीं पाए फॉर जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है ना। अब इस साइड में जो एनिमल्स थे और इस साइड में जो एनिमल्स थे, इन एनिमल्स के बीच में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे वेरिएशन जो है एक्युमुलेट होने लगे। कोई एक वेरिएशन आया, कोई छोटा-सा म्यूटेशन आया आपका, कोई बेनिफिशियल वेरिएशन आया, तो वो बेनिफिशियल वेरिएशन तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट जनरेशन में आपका इनहेरिट होगा, क्योंकि नेचर उसको सिलेक्ट करने वाला है आपका, है कि नहीं? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान लो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल कंडीशन अलग था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो है एनवायरमेंटल कंडीशन अलग था बिकॉज़ ऑफ दिस जियोग्राफिकल बैरियर। तो इन एनिमल्स में जो क्या हुआ आपका सालों-साल जो है यहाँ पर छोटे-छोटे वेरिएशंस इनमें एक्युमुलेट होने लगा, और जिसके कारण अब ये जब बहुत सालों बाद मिलेंगे, मान लो अब ये बहुत सालों बाद मिलने लगे, ठीक है ना? इस ज्योग्राफिकल बैरियर को मैं दोबारा ड्रॉ कर दूँ, ये ज्योग्राफिकल बैरियर है और यहाँ पर ये वाला जो पॉपुलेशन है और ये वाला जो पॉपुलेशन है, ये जब बहुत सालों बाद ये आपस में मिलेंगे, मान लो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। ये दोनों जो स्पीशीज़ है, अब ये दोनों स्पीशीज़ आपके क्या हो जाएँगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये S1 हो गया और ये हो गया आपका S2। तो S1 और S2 अब 2 अलग-अलग स्पीशीज़ हो चुके होंगे बच्चों, क्योंकि बिकॉज़ दे विल बी नाउ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। दे विल बी नाउ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। मतलब इनके बीच में हो चुका होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है सो दे बिकम न्यू स्पीशीज़। तो यहाँ पर जब एक न्यू स्पीशीज़ का एस्टैब्लिशमेंट होता है ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल बैरियर, इस तरह के स्पीशीएशन को हम लोग क्या कहते हैं, एलोपेट्रिक स्पीशीएशन। एलोपेट्रिक स्पीशीएशन क्या होता है, मैं दोबारा से आपको मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक स्पीशीज है, ठीक है, वो अपने पॉपुलेशन के साथ एक जियोग्राफिकल एरिया में जो है सरवाइव कर रहा है। किसी कारण से उनके बीच में एक जो है, मान लो अर्थक्वेक हो गया, एक नदी बन गई, या फिर अर्थक्वेक हो गया तो एक पहाड़ बन गया बड़ा सा। अब दो है, ये जो पॉपुलेशन था स्पीशीज का, ये दो ग्रुप में बट गया और ये सालों साल जो है एक दूसरे से अब मिल नहीं पा रहे हैं। तो सालों साल इनमें जो भी बेनिफिशियल वेरिएशंस आ रहा था, वो इनमें एक्युमुलेट होता जाएगा। अब मान लो आफ्टर 100 इयर्स ये जो है आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपस में रिप्रोडक्शन की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनके बीच में रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। ठीक है? बिकॉज़ दे आर नाउ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है तो ये क्या हो गया? न्यू स्पीशीज हो गया। नाउ दिस न्यू स्पीशीज ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर। ओके? तो इस तरह के स्पीशीएशन को हम लोग क्या कहते हैं? एलोपेट्रिक स्पीशीएशन कहते हैं। और इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊं, योर डार्विन फिंच। क्योंकि देखो साउथ अमेरिका में एक जो है ग्रेन ईटिंग, एक दाना चुगने वाला बर्ड था आपका, ठीक है ना। यही बर्ड जो है आपके अलग अलग आइलैंड्स में चला गया। गैलोपेगस आइलैंड एक 22 आइलैंड का एक क्लस्टर है, वहां पर चले गए ये बर्ड। हर एक आइलैंड में जो था आपका क्या था, अलग अलग तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन था, अलग अलग तरह के फूड अवेलेबल थे। तो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से सालों साल इनमें जो है थोड़ा-थोड़ा वेरिएशन आना स्टार्ट हुआ। अब जब ये फिंचेस मिलते हैं आपस में अलग-अलग आइलैंड से, तो इनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सो नाउ दे बिकम अ न्यू और न्यू स्पीशीज क्यों हुआ? बिकॉज़ ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ओके? अब हम दूसरे तरह के स्पीशीएशन को बच्चों समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ योर सिम्पैट्रिक स्पीशीज। So let's try to understand sympatric speciation. सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन में बच्चों कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है, पहली चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो मान लो ये एक पॉपुलेशन है और यहाँ पे बहुत सारे आपके इंडिविजुअल्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ सेम सेम स्पीशीज है और यहाँ पर जो है बहुत सारे, ये मान लो एस, ठीक है ना।
अब मान लो इसी में से क्या हुआ आपका, कुछ एनिमल्स जो हैं, इसी में से कुछ एनिमल्स, ये एक एनिमल का ग्रुप है मान लो, ये एक नए स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया मान लो S1, और ये जो S1 है और ये जो S2 है, नाउ दे आर योर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है, अब इसी ग्रुप के बीच ये तो एक साथ थे, है ना, ये तो एक साथ है, इनमें रैंडम मीटिंग वगैरह भी आपका चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ बच्चों, एक ग्रुप में आपका जो है कुछ चेंजेस आ गए जिसके कारण इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, और वो चेंजेस किस कारण से आ सकते हैं? वो चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू से या एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, है ना, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, मतलब इनमें जो था क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया, क्रोमोसोम नंबर चेंजेस। तो इनमें अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली ये जो S1 है ये नया स्पीशीज बनेगा आपका, क्योंकि ये S के साथ जो पेरेंटल स्पीशीज था उसके साथ इनका क्रोमोसोम नंबर मैच नहीं हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर अगर मैच नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली इनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और इनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है सो इट इज अ न्यू स्पीशीज। तो यहाँ पर जो है जियोग्राफिकल एरिया सेम रहता है बच्चों, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जो जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है, एनिमल अपने अपने नीचे में रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बस यहाँ पर जो एक ग्रुप में अचानक से कुछ चेंजेस आने के कारण वो जो है रेस्ट ऑफ द एनिमल्स के साथ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाते हैं, इसी को कहते हैं सिम्पेट्रिक स्पीशीज। इसके अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बोलूँ आपको तो देयर एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, और चलो यहाँ लिख दूं मैं एग्जाम्पल आपका, जैसे कि हो गया पिग फ्रॉग एंड गोफर फ्रॉग। ये पहले एक ही स्पीसीज हुआ करते थे, ठीक है ना, सेम जियोग्राफिकल एरिया में, लेकिन लेटर ऑन इसमें से एक नया स्पीसीज बन गया आपका गोफर फ्रॉग, ठीक है ना। ओके, क्योंकि इनमें एनिप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी हो, ठीक है, तो दिस इज अ सिम्पेट्रिक स्पीसीज। तो बच्चों इसके साथ ही जो है हमने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को इस टॉपिक में खत्म किया, और मतलब इस लेक्चर के साथ हमने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को खत्म किया, जहां पर हमने 4 थ्योरी पढ़े इवोल्यूशन। अच्छा, तो अब हमको इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग जो है नेचुरल सिलेक्शन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। मैंने नेचुरल सिलेक्शन आपको यहाँ पे समझाया, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मैंने समझाया इस लेक्चर में, लेकिन एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जैसे कि इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, हीडिडी रेजिस्टेंस इन मस्क्यूटो, देन योर दिस सिकल सेल एनीमिया, तो ये सारे हम कुछ सपोर्टिव एग्जांपल जो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है उनको हम डिस्कस करेंगे, ओके, टू सपोर्ट दिस नेचुरल सिलेक्शन। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई अगर डाउट वगैरह आया है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो कमेंट में आप उसको खुल के पूछिए, मैं आपको जरूर जो है आंसर। थैंक यू एवरीबॉडी।